ये सीरीज बहुत ही ज्यादा मस्त है और इसकी स्टोरी बिल्कुल कमाल की है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इसमें एक विलन है। इस वजह से ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। हालांकि क्रिएटर ने इसके पहले एपिसोड को शुरुआत में थोड़ा सा बिगाड़ दिया था। इस वजह से हम कहानी का एक रिकैप लेते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है। आज के टाइम से कई साल पहले हमारी अर्थ पर एक उड़ता हुआ महल आकर रुका, जिस पर मॉन्स्टर रहते थे। उसके बाद वॉरियर और मॉन्स्टर की लड़ाई होना शुरू हो गई। जो वॉरियर्स हैं उन्हें लोग ड्रैगन कीपर कहते हैं, लेकिन उनकी ड्रेस बिल्कुल पावर रेंजर्स की तरह है, इसलिए हम उन्हें पावर रेंजर्स ही कहेंगे। पावर रेंजर्स के पास एक खास डिवाइन वेपन था, जिसकी मदद से उन्होंने मॉन्स्टर्स के लीडर को हरा दिया। अब सिर्फ नॉर्मल मॉन्स्टर्स बचे थे। इस वजह से उन्होंने आपस में डील की कि हर संडे वो नॉर्मल मॉन्स्टर्स आकर हमला करेंगे और पावर रेंजर्स आकर उन्हें खत्म करेंगे। इससे पीछे एक मोनोपोली थी, क्योंकि मॉन्स्टर्स को खत्म करने जब पावर रेंजर्स आते थे तब लोगों को ये चीज पसंद आती थी, जिस वजह से वो फेमस हो चुके थे और इसका फायदा वो एडवर्टाइजमेंट में लेते थे, जिससे कि वो खुद भी पैसा कमा सके और बड़ी बड़ी कंपनियां भी, और लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस चेन को तोड़ते हुए ऐसा कुछ करता है जिससे कि मॉन्स्टर्स की जीत हो सके। बाकी आप कहानी में देख लेना। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। जो आज संडे का दिन था और फिर से आज वही बैटल होना था, जिसके लिए सभी लोग उस बैटल अरीना में आ चुके थे। बैटल अरीना इसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके पास पूरा मॉल जैसा इलाका है। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर डी को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में था। हालांकि वो एक मॉन्स्टर है, लेकिन कोई उसे पहचाने ना, इस वजह से वो नॉर्मल ह्यूमन बनकर घूम रहा है। यहाँ पर अभी उसे दो लोग मिलते हैं। वो दोनों ही नॉर्मल रेंजर्स थे, जो कि पावर रेंजर्स से कंपोजिशन पर आते हैं। वो डी से कह रहे थे कि तुम्हें थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, क्योंकि अभी मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। पावर रेंजर्स के उनके साथ फाइट होगी, लेकिन डी कहता है कि कई साल से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, मतलब किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे अब डी यहाँ आसपास की जगह को देखकर बहुत डिसअपॉइंट था, क्योंकि हर तरफ एडवर्टाइजमेंट के बैनर लगे हुए थे और पावर रेंजर को प्रमोट किया जा रहा था। वैसे अब हम उस बैटल अरीना में आते हैं, जहाँ पर हर सेकंड मॉन्स्टर और पावर रेंजर की फाइट होती है। वहाँ पर अभी मॉन्स्टर्स आना शुरू हो गए थे। इन मॉन्स्टर्स को डस्टर कहा जाता है। इस बार उन डस्टर के साथ उनका लीडर एक लायन बीस्ट भी लेकर आया था। हर बार ये बीस्ट बदलते रहते हैं, क्योंकि पावर रेंजर हर बार के बीस्ट को हरा देते हैं। अभी सभी लोग इन पर चिल्ला रहे थे और इनके ऊपर कचरा फेंक रहे थे और कह रहे थे कि तुम हर हफ्ते आ जाते हो, तुम अपना सबक कब सीखोगे। अब तभी वहाँ पर ऊपर पावर रेंजर्स की एंट्री होती है। वो बहुत कूल तरीके से एंट्री लेते हैं, अपना जो पोज है वो बनाते हैं और कहते हैं कि ये वर्ल्ड ह्यूमन को बिलोंग करती है, तुम लोग यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते, हम आज भी तुम्हें हरा देंगे। और उन्हें देखते ही पब्लिक को ना जाने क्या हो जाता है, वो जोर जोर से उनका नाम चिल्लाने लगती है। वैसे अब यहाँ पर वो लायन बीस्ट कहता है कि तुम इस बार हमें नहीं हरा सकते, क्योंकि इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और इसके बाद अब वो बाकी जो नॉर्मल मॉन्स्टर यानी कि डस्टर थे, वो नॉर्मल पब्लिक पर हमला करने लगते हैं। तभी वही लड़की जिसे हमने कुछ टाइम पहले डी के साथ देखा था, उसका नाम यूमिको है, वो यहाँ पर सामने आकर उन लोगों को बचाने लगती है। साथ ही वो लड़का जो कि अभी डी से कुछ टाइम पहले मिला था, वो भी वहाँ ऑडियंस में खड़ा हुआ था। यूमिको उससे कहती है कि वो यहाँ से लोगों को थोड़ा दूर लेके जाए। वैसे इस तरफ तभी वो लायन बीस्ट अपने पावरफुल अटैक की मदद से उन पावर रेंजर्स को वहाँ से दूर फेंक देता है। कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने लगती है। वो रेड रेंजर कह रहा था कि इस बार का मॉन्स्टर पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर है। तभी वो ग्रीन रेंजर अपनी सुपर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए जमीन से एक बड़ा सा स्टोन निकालता है और उस लायन बीस्ट पर हमला कर देता है। वो सभी लोग खुश थे और उन्हें लगा था कि शायद वो लायन बीस्ट मारा जा चुका है, लेकिन इस बीस्ट ने अपनी पूरी पावर दिखाते हुए उस पूरे बड़े से पत्थर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसके बाद वो हर एनिमी के सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म में आता है, जिसे ट्रकुन कहा जाता है। हर कोई इससे डरता है, लेकिन अभी वो पावर रेंजर इससे नहीं डरे थे, इसलिए वो ट्रकुन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये कोशिश ही रह जाती है, क्योंकि ट्रकुन ने उन पांचों को एक साथ ही उड़ा दिया था। वहाँ पर जितना भी ऑडियंस थी अभी ये चीज देखकर हैरान थे। वो सोच रहे थे कि आखिर पावर रेंजर्स अपनी डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। लेकिन अब तभी पावर रेंजर नीचे गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हार गए और इस बार मॉन्स्टर जीतने वाले हैं। लेकिन तभी ऑडियंस के बीच से एक बच्चा खड़े होते हुए पावर रेंजर्स को चीयर करता है और लड़ने का कहता है, जिसके बाद पावर रेंजर्स बॉलीवुड टाइप की एक्टिंग करते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं कि वो इन मॉन्स्टर्स को हराएंगे। और इसके बाद अब वो डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये देखते हुए सारे डस्टर हैरान थे और वो तुरंत ही यहाँ उस बीस्ट के पास आकर उसे घेर लेते हैं, क्योंकि हर बार यही होता है, जब भी पावर रेंजर्स उस डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये डस्टर मारे जाते हैं। लेकिन इससे डस्टर को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वापस से वहाँ अपने उसी महल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे करके अपनी पूरी पावर गैदर कर लेते हैं। वो भी बात कर रहे थे कि इस बार की लड़ाई भी कितनी जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन तभी उन्हीं के बीच खड़ा एक डस्टर, जिसकी रैंक डी है, मतलब उसे फाइट डी का कहा जाता है, वो कहने लगते हैं कि हम अगर चाहें तो अभी हार ना मानकर फाइट कर सकते हैं। लेकिन इस पर वो डस्टर
डस्टर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तूने फिर से यही सब बात करना शुरू कर दिया। ये एक स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन फाइट डी ही असल में डी है। वो सभी मरने वाले थे, इसलिए उनमें बहस हो रही थी। तभी पावर रेंजर अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन तभी उसी वक्त फाइट डी यानी कि डी यहाँ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो आगे बढ़ रहा था, जो चीज देखकर पावर रेंजर हैरान थे कि आखिर ये क्या कर रहा है। लेकिन इसके बाद वो हमला करते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही तेज धमाका होता है। सभी ऑडियंस चीयर करने लगती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अब पावर रेंजर जीत चुके हैं। वैसे अब हमें इस फाइट के 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अभी उसी फोर्ट्रेस यानी कि उसी महल को देखते हैं जहाँ पर वो डस्टर यानी कि मॉन्स्टर रहते हैं। हमें पहले वही बताई जाती है कि कुछ साल पहले यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे, लेकिन सभी मॉन्स्टर्स के जो बॉस थे उन्हें पावर रेंजर्स ने हरा दिया, जिसके बाद ये डस्टर बचे हुए हैं। लेकिन ये डस्टर इतने पावरफुल नहीं है कि ये पावर रेंजर्स को हरा पाए। इसी वजह से पावर रेंजर इनका यूज करते हैं खुद की इमेज को बनाने के लिए। हर हफ्ते एक बैटल किया जाता है। बैटल के लिए इनको एक मॉन्स्टर की जरूरत पड़ती है और इनमें से एक डस्टर वो मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो अभी इस चीज पर डिस्कस कर रहे थे कि इस हफ्ते में किस मॉन्स्टर को लेकर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बाकी 6 दिन तो टाइम पास किया और अब जब 1 घंटा बचा हुआ है तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये किस तरह का मॉन्स्टर बने। अब इनके बीच में थोड़ी सी बहस हो रही थी, तभी फाइट जे आगे आते हुए कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वो सामने व्हाइट बोर्ड पर एक मॉन्स्टर ड्रॉ करता है जो कि थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का था। वो कहता है कि हम इसे साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसी समय एक दूसरा डस्टर कहता है कि आइडिया अच्छा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस तरह के मॉन्स्टर कोई पसंद नहीं करेगा तो शुरुआत ही अनएक्साइटेड हो जाएगा, इसलिए हमें इस मॉन्स्टर को लेकर नहीं जा सकते। वैसे इस डस्टर का नाम फाइट ए है। तो अभी यहाँ पर उसकी बात मानते हुए इस प्लान को ड्रॉप कर दिया जाता है, जिस वजह से उनके बीच में फिर से हड़बड़ी मच गई थी। वो सोच रहे थे कि वो किस मॉन्स्टर को लेके जाएं। उसी समय फाइट एल जो कि एक लड़की है वो आगे आती है और एक क्यूट मॉन्स्टर ड्रॉ करते हुए कहती है कि हमें इस तरह का मॉन्स्टर लेके जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत क्यूट है। लेकिन इस पर फाइट एक गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि हमें किसी क्यूट मॉन्स्टर को वहाँ पर लेकर नहीं जाना, हमें ऐसे डरावने मॉन्स्टर को वहाँ पर लेके जाना है जिससे वहाँ बच्चे जब उसे देखे तो वो डर जाएं। तो इस पर फाइट एल कहने लगता है कि हम फिर किसी एनिमल टाइप के मॉन्स्टर को क्रिएट करना चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि उन्होंने भी अभी तक किसी भी लायन टाइप के मॉन्स्टर को क्रिएट नहीं किया है, इस वजह से अभी ये प्लान पक्का हो चुका था। बाकी डस्टर्स भी कह रहे थे कि एक लायन टाइप का बीस्ट से हारना थोड़ा कूल भी लगेगा। इस चीज पर फाइट डी यानी कि डी का गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग अभी से हारने के बारे में सोच रहे हो। वो सभी को याद दिलाता है कि हम मॉन्स्टर्स हैं, हमारा काम हारना नहीं है, बल्कि हमें उन पावर रेंजर्स को हराना है और अपनी इमेज क्रिएट करनी है। लेकिन अभी बाकी डस्टर्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो तो मस्त रेडियो पर उस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे थे जो कि 1 घंटे बाद होने वाली फाइट की अनाउंसमेंट कर रहा था। इस पर फाइट डी को यानी कि डी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग कैसे हो, हमें जीतना है और हमारे मिशन को पूरा करना है। अब वो सभी डस्टर तो अपने मिशन को भूल गए थे। वो पूछते हैं कि कैसा मिशन। तो इस पर डी कहता है कि भले ही हमारे बॉस हार चुके हैं और अब नहीं है, लेकिन फिर भी अब उनके प्लान को सक्सेस कर सकते हैं। हमें इस वर्ल्ड पर राज करना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें उन पावर रेंजर्स को हराना होगा। डी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए कह रहा था कि हमें ऐसा करने के लिए एक प्लान बनाना होगा। बाकी सभी लोग उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन फिर वो उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे फाइट डी यानी कि डी को बहुत बुरा लगता है। तभी फाइट एफ उसे समझाता है कि अब तुम्हें इस बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग अब तुम्हारी बात कभी नहीं सुनने वाले। हम लोग वैसे भी पावर रेंजर से हजारों बार हार चुके हैं, इसलिए अब हमें उन्हें हराने का ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए। जैसे हम चल रहे हैं हमें वैसे ही चलना चाहिए और उन पावर रेंजर्स की बात मानते हुए हर हफ्ते मॉन्स्टर्स में बदल कर वहाँ उनसे सामने लड़ना चाहिए। इसमें ही हमारा फायदा है। डी कहता है कि अभी हम हजारों बार नहीं हारे हैं, हम सिर्फ 998 बार हारे हैं। लेकिन इस पर फाइट एफ कहता है कि नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब हमें लोग मॉन्स्टर की तरह नहीं देखते। हमारा प्लान सिर्फ इतना होना चाहिए कि उन लोगों को ये ना पता चले कि हम नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, हम पावर रेंजर्स के लिए काम कर रहे हैं। वैसे अब जो भी हो, उन्होंने लायन बीस्ट बनाने का फैसला कर लिया था। इसके लिए वो पूछते हैं कि कौन सा डस्टर बीस्ट बनकर जाएगा। तो यहाँ पर फाइट जी आगे आता है और हाँ करता है। इसके बाद वो उस एनसाइक्लोपीडिया में देखते हैं जो कि उन्हें पावर रेंजर्स ने दी थी। उसमें वो देखते हैं कि आखिर एक लायन कैसे बनता है। वो फाइट जी को उसे दिखाते हैं और फाइट जी उसी लायन में बदल जाता है। वो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, इस वजह से बाकी डस्टर खुश थे। यहाँ पर डी जो कि उन सभी में सबसे अच्छा ट्रांसफॉर्मर है, इसलिए ट्रांसफर होकर नहीं जा रहा, क्योंकि वो आज शिफ्ट पर नहीं है, मतलब वो वहाँ लड़ने नहीं जाने वाला। इस चीज पर अभी फाइट है उससे पूछता है कि वो आजकल कहाँ रहता है। तो इस पर डी कहता है कि वो अपने काम में बिजी रहता है। वो ये नहीं बताता कि वो नॉर्मल ह्यूमन बनकर घूमता है। यहाँ पर फाइट एफ अपनी पिछली लड़ाई के बारे में डी को बता रहा था। जब वो पिछली बार गया था तो उस टाइम एक रेंजर डस्टर एफ पर हमला कर रहा था। डस्टर एफ नीचे गिर चुका था, लेकिन तभी एक ह्यूमन बॉय उसे चेयर करते हुए मोटिवेट करने लगता
लगता है, जो देखकर फाइट एफ बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा था। वो डी से कहता है कि हम किसी को ही नहीं पता चलने देंगे कि हम अब मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन डी का मानना बिल्कुल अलग था। उसे तो ये हराना पसंद ही नहीं था। अब हम वापस से वहाँ करंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर उन पावर रेंजर्स ने सभी डस्टर के ऊपर हमला कर दिया था। धमाके के बाद सभी को लगता है कि वो लोग जीत गए, लेकिन जब धूल हटती है तो हम देखते हैं कि सारे डस्टर तो मारे जा चुके हैं, लेकिन एक डस्टर बचा हुआ था जो कि हमारा डी ही है। वो उन पावर रेंजर्स से कहता है कि उन्हें क्या लगता है कि वो हमेशा इस तरह से इन्हें हराते रहेंगे, और डस्टर इमोर्टल है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं होता। डी कहता है कि तुम लोग सिर्फ ऑडियंस को सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो क्यों ना इस बार तुम लोग हार और हम जीते। इतना कहते हुए डी गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। हालांकि हम देखते हैं कि उसके पास बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं है, वो बिल्कुल धीरे धीरे दौड़ रहा था। इस तरफ रेड रेंजर सभी का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कहता है कि सबसे पावरफुल अपोनेंट है, और इसके बाद वो आगे बढ़ गया था उसे हराने के लिए। वो डी के पास आता है, बिल्कुल धीरे धीरे से कहता है कि तुमने आज बहुत ज्यादा बहादुरी दिखाई, लेकिन अब तुम्हें भी अपने दोस्तों की तरह हार जाना चाहिए, क्योंकि तुम हमें कभी हरा नहीं सकते। इतना कहते हुए रेड रेंजर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिसके बाद डी बीच में से कट चुका था और फिर से एक धमाका होकर वो मारा जाता है। सभी ऑडियंस पावर रेंजर्स का नाम जोर जोर से चिल्ला रही थी, और इसी के साथ मॉन्स्टर 999 मैच हार चुके थे। अब इस तरफ हम उसे फोर्ट्रेस को देखते हैं, जहाँ पर मॉन्स्टर रहते हैं। वो सभी अभी नोटिस करते हैं कि फाइट डी यानी कि डी अभी उनके साथ नहीं है, लेकिन इस पर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं थे, क्योंकि फाइट डी अक्सर यहाँ से गायब रहता है। दूसरी तरफ वहाँ पर जब फाइट डी को मारा गया था, तो वो सिटी में ही एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था, क्योंकि उसने अपना एक अलग रास्ता चुन लिया है। वो अब और हारना नहीं चाहता, उसे खुद को ताकतवर बनाना है, जिससे कि वो बता सके कि वो सच में एक मॉन्स्टर है। क्योंकि सभी के हालात देखे जाए तो सारे मॉन्स्टर सिर्फ ह्यूमंस के लिए बन चुके हैं। अभी वो मॉन्स्टर से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, तभी वहाँ पर यूमिको आती है, लेकिन इतनी देर में डी पूरी तरह से इंसान बन चुका था। यूमिको उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो इस पर डी कहता है कि वो फाइट का अच्छा व्यू देखना, कि वो फाइट का अच्छा व्यू लेने के लिए इस बिल्डिंग के ऊपर आया था। यूमिको पूछती है फाइट कैसी थी, जिस पर डी कहता है कि फाइट बहुत अच्छी थी, पावर रेंजर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, और यहाँ पर डी कहता है कि एक दिन वो भी उनमें से एक बनेगा, क्योंकि अब उसे भी ताकतवर बनना है। यूमिको को लगता है कि शायद वो अभी पावर रेंजर्स को फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है। जब वो ये बात डी से कहती है, तो डी कहता है कि हाँ, ये आइडिया बुरा नहीं है। वैसे इसके लिए डी को एक रिक्वायरमेंट एग्जाम देनी होगी, और उस एग्जाम को पास करने के लिए उसकी फिजिकल हेल्थ, स्टेमिना सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि वो पूरी मेहनत करेगा, जिससे कि वो अपने दुश्मनों को खत्म कर सके। और यहाँ पर उसका हाथ अभी सामने एक बिलबोर्ड की तरफ था, जिस पर पावर रेंजर्स बने हुए थे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कि डी ने वहाँ रेंजर फोर्स ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। वो अभी दौड़कर अपने स्टेमिना को बढ़ा रहा था, जिससे कि वो आने वाले रिक्वायरमेंट टेस्ट में पास हो सके। वैसे अभी वहाँ पर उससे कुछ सीनियर रेंजर्स भी खड़े हुए थे, जो कि मन में सोच रहे थे कि आखिर डी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, जबकि पावर रेंजर्स और मॉन्स्टर की लड़ाई सब एक प्री प्लान्ड धोखा ही होता है। लेकिन यहाँ पर डी का सोचना बिल्कुल भी सेम नहीं था, क्योंकि उसे खुद को सच में स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आगे चलकर उसे सारे पावर रेंजर्स से अकेले लड़कर उन्हें हराना होगा। वो खुद को पावरफुल किसी दूसरी जगह पर भी बना सकता था, लेकिन वो यहाँ पर इसलिए आया जिससे कि वो उन पावर रेंजर्स की एक्टिविटीज पर नजर रख सके और थोड़ी डिटेल में उनके बारे में जान सके। वैसे अभी यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद डी रेंजर हेडक्वार्टर में आ चुका था, जहाँ पर जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से पावर रेंजर्स के बारे में पूछता है कि क्या वो यहाँ पर उसे मिल सकते हैं, जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि नहीं, वो अभी यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो उससे नहीं मिल सकते। उसी दौरान वहाँ पर यूमिको और दूसरा लड़का आ जाता है। वैसे अब उस लड़के का नाम साकुरामा है। यहाँ पर वो दोनों ही सोच रहे थे कि शायद डी रिक्वायरमेंट एग्जाम देने के लिए आया है। अभी यूमिको कह रही थी कि उसे नहीं लगा था कि डी इस टेस्ट में पास हो पाएगा, क्योंकि वो देखकर बहुत कमजोर टाइप का लगता है। लेकिन साकुरामा को डी पर पूरा भरोसा था। वो डी को मोटिवेट कर रहा था और कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम टेस्ट में पास हो जाओगे। और इतना कहते हुए साकुरामा डी के करीब आ गया था, जिसकी वजह से उनके जब गाल टच होते हैं तो डी के गाल पर एक क्रैक पड़ जाता है, क्योंकि कमजोर फाइटर्स की बॉडी बहुत कमजोर होती है। डी अभी सिर्फ एक नकली बॉडी में है, जिसे मिट्टी की बॉडी भी समझा जा सकता है। अभी यूमिको उसी की तरफ देख रही थी। डी को लगता है कि शायद उसने वो क्रैक देख लिया, लेकिन यूमिको कहती है कि हमें बाहर चलकर कुछ खा लेना चाहिए। डी समझ जाता है कि यूमिको ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, इस वजह से वो खुश था और अब उन दोनों के साथ में चला गया था। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। हम वहाँ अभी डस्टर को देखते हैं, जो कि अभी गेम खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक डस्टर भागते हुए आता है और कहता है कि पावर रेंजर्स यहाँ पर आए हैं। सभी थोड़े से घबरा गए थे। वहाँ पर उस फोर्ट्रेस के बाहर फाइटर ए खड़ा हुआ था, जहाँ पर वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। इस वजह से रेड रेंजर उससे कहता है कि तुम घबरा क्यों रहे हो, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए। वैसे हमारे बीच में एक डील साइन हुई है, जिसके मुताबिक हमें सिर्फ लोगों के सामने लड़ना है, आपस में तो हम दोस्त हैं। अब फाइटर ए भी घबरा रहा था, लेकिन फिर भी नकली में हंसने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ब्लू रेंजर कहने लगता है कि तुम्हें ऐसे सिचुएशन
सिचुएशन पर हंसना नहीं चाहिए, हम यहाँ पर किसी काम से आए हैं। वो कहता है कि तुम लोग ने हमें धोखा दिया और हमारे बीच में डील हुई थी कि तुम लोग मारे जाओगे और वापस से यहाँ पर आ जाओगे। ऐसा डील नहीं हुई थी कि हमारे एक अटैक के बाद तुम्हारा एक डस्टर रुककर हमला करेगा। इस पर फाइटर ए कहता है कि वो डस्टर डी था और ऐसा उसने खुद से किया, लेकिन ब्लू रेंजर को इस चीज पर भरोसा नहीं था। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे हमारे सामने लेकर आओ, लेकिन फाइटर ए बताता है कि लास्ट फाइट के बाद वो वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन इस पर ब्लू रेंजर कहने लगता है कि नहीं, तुम उसे छुपा रहे हो, तुम उसे हमारे सामने ला दो वरना इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब फाइटर ए डर गया था, लेकिन उसी समय रेड रेंजर आगे आते हुए ब्लू रेंजर को रोक देता है और कहता है कि फाइटर डी ने सिर्फ हमें नहीं बल्कि इन लोगों को भी धोखा दिया है। इन लोगों को शायद उसके बारे में नहीं पता और वैसे भी हमारी दोस्ती बहुत पहले से चल रही है और ये लोग हमें धोखा देकर खुद नहीं मरना चाहेंगे। यहाँ पर ब्लू रेंजर ने रेड रेंजर की बात मान ली थी, जिसके बाद रेड रेंजर फाइट ए से कहता है कि हमारा ये रिलेशनशिप बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन माफ करना, अभी लेटेस्ट जो धोखा हमें मिला है उसकी वजह से हमें हमारे दो साथी को यहाँ पर छोड़ना होगा। वो अभी दो रेंजर्स यहाँ पर लेकर आए थे जिन्हें वो इसी जगह पर छोड़ के जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले जो बैटल्स होंगे उस दौरान कोई भी डस्टर चीटिंग ना करे। साथ ही वो यहाँ पर इन डस्टर को बताते हैं कि ये दोनों उन्हें ऑर्डर्स भी दे सकते हैं जो कि इन्हें फॉलो करने होंगे। अभी यहाँ पर फाइटर ए को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी फाइटर सी गुस्से में आगे आता है और कहता है कि ये फोर्ट्रेस हमें बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी, हम किसी और के ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। पर इस चीज पर ब्लू रेंजर को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही फाइट सी पर हमला करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन डस्टर्स इमोर्टल्स होते हैं, इसी वजह से फाइटर सी को जान की हानि नहीं होती। पर ब्लू रेंजर उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने फिर से ऐसी गलती की तो वो उसे जान से ही मार सकता है। अब फाइटर सी को बचाते हुए आगे आता है और कहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन दोनों को यहाँ छोड़ जाइए। यहाँ पर रेड रेंजर कहता है कि तुम लोग ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। इसके बाद वो दीवार पर अपनी पावर दिखाते हुए कहता है कि तुम कमजोर हो और कमजोर हमेशा ताकतवर के सामने झुके रहते हैं। अभी यहाँ पर बाकी डस्टर तो डरे हुए थे, लेकिन फाइटर एफ गुस्से में था। वो सोच रहा था कि डी ने जो भी किया वो सही किया, हालांकि वो भी डी के जैसा ही यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर पाए। अब इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम डी यूमिको और साकुरामा को देखते हैं, जो कि ये तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। यहाँ पर डी ने पहली बार ह्यूमन फूड खाया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था और सोच रहा था कि वहाँ फोर्ट्रेस में रहने से हमें बहुत नुकसान है, हम यहाँ नहीं आ सकते और इस तरह का खाना नहीं खा सकते। वैसे अभी वो यूमिको से पावर रेंजर्स के बारे में पूछता है, जो कि उसे हेडक्वार्टर पर नहीं मिले थे। यूमिको बताते हैं कि वो हेडक्वार्टर पर बहुत कम रहते हैं, वो ज्यादातर सिटी में घूमते हैं। यहाँ पर साकुरामा तुरंत ही कहने लगता है कि पावर रेंजर्स के पास और भी कई सारी ड्यूटीज होती हैं, उनका काम सिर्फ संडे को निकलकर मॉन्स्टर खत्म करना नहीं होता। वो बताता है कि वो लोग साफ सफाई में मदद करवाते हैं और साथ ही पुलिस की मदद भी करते हैं केस सॉल्व करने में। अभी डी यहाँ पर सोच रहा था जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि जिन मॉन्स्टर से वो डर रहे हैं वो मॉन्स्टर खुद पावर रेंजर्स के लिए काम कर खुद को खत्म कर रहे हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। वैसे डी को लगता है कि वो ये सब सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो ये सब जोर से बोल चुका था, जो कि यूमिको और साकुरामा दोनों ने ही सुन लिया है। अब डी डर गया था, लेकिन तभी यूमिको कहते हैं कि तुम जरूर उस वीडियो की बात कर रहे हो। असल में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि ये जो पावर रेंजर्स मॉन्स्टर को हरा रहे हैं वो सब फेक है और मॉन्स्टर और पावर रेंजर मिले हुए हैं। डी तुरंत ही कहता है कि हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। अब डी यहाँ पर बच चुका था, लेकिन वो मन में सोच रहा था कि मैं इतना बेवकूफ हूँ जो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। पर अब इस चीज में वो ये समझ चुका था कि बाकी रेंजर्स को नहीं पता कि पावर रेंजर्स क्या कर रहे हैं। वैसे अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा आता है और अपनी मदर के साथ, और वो इन रेंजर्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, जिस वजह से वो इनके साथ फोटो क्लिक करवाना चाहता था। और साथ ही उस रेस्टोरेंट का जो मालिक था वो भी इन्हें फ्री में खाना देता है। ये देखकर डी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि पावर रेंजर्स ही नहीं, इन रेंजर्स को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इज्जत है। डी को अभी दुख था वो अपने फाइटर डस्टर साथियों के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। अब जब यूमिको और साकुरामा और बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं तो डी को एक आइडिया आता है। उसने सुन लिया था साकुरामा रेड ग्रिम्सन में जाने वाला है। ग्रिम्सन वो जगह है जहाँ पर रेड रेंजर्स के जितने भी साथी हैं या फिर जो आगे चलकर रेड रेंजर बनना चाहते हैं वो होंगे। ऐसे बाकी अलग अलग कलर के रेंजर्स के अलग अलग ग्रिम्सन होंगे। तो उसके लिए मैं बात ये थी कि साकुरामा वहाँ से जाने वाला है। वो तुरंत ही उस बच्चे से वो फोटो मांगता है जो कि अभी अभी उन्होंने क्लिक की थी। डी सोच रहा था कि रेड रेंजर ने उससे कहा था कि वो फिर से ऐसी गलती ना करे वरना उसे जान से खत्म कर देगा, लेकिन डी कोल्ड ब्लडेड है और उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से वो यहाँ पर साकुरामा के फेस को देखते हुए खुद के फेस को साकुरामा में बदल लेता है, जो देखकर वो बच्चा डर गया था और वहाँ से भाग गया था। डी वैसे साकुरामा का फायदा उठा रहा था, जो कि एक तरीके से गलत है, लेकिन वो सोचता है कि उसके लिए गलत और सही कुछ नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूमिको अभी एक लेटर देने के लिए
वहाँ रेड क्रिम्सन में जा रही थी और तभी वहाँ पर साकुरामा आता है जो कि असलियत में डी है। वो यूमिको से कहता है कि क्या वो भी उसके साथ चल सकता है, जिस पर यूमिको हाँ कर देती है। जाते वक्त डी के पास एक छोटा सा बैग था जिसके अंदर से एक वेपन यानी कि चाकू रखा हुआ था। डी यहाँ पर यूमिको से कहते हैं कि क्या वो खुद उस लेटर को रेड रेंजर को दे सकता है, जिस पर यूमिको हाँ कर देती है और उसे वो लेटर दे देती है। ऐसा वो इसलिए कर रहा था जिससे कि उसे मौका मिल सके और वो उस चाकू से रेड रेंजर पर हमला कर सके। अब वो लोग आगे पहुंचते हैं। सामने एक लॉक लगा हुआ था लेकिन यूमिको येलो रेंजर के किसान की मेंबर है, जिस वजह से वो अपने फेस को स्कैन कर उस लॉक को खोल देती है। डी सोच रहा था कि उसके सामने जैसे रेड रेंजर आएगा वो उसे खत्म कर देगा। हालांकि उसे भी थोड़ा सा डर लग रहा क्योंकि रेड रेंजर उसके सामने हमेशा मास्क में रहता है, इस वजह से उसने उसका असली चेहरा नहीं देखा। और अब जब गेट खुलता है तो यहाँ पर वो बहुत सारे रेड रेंजर्स को देखता है जो कि एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। इस वजह से उनमें से असली वाले को पहचान पाना डी के लिए लगभग नामुमकिन था। वो यूमिको से पूछने लगता है लेकिन इतने में ही यूमिको आगे बढ़ गई थी। अब तभी यहाँ पर एक रेड रेंजर आगे आता है और कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। डी उससे कहता है कि वो रेड रेंजर से मिलने के लिए आए हैं, जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं ही रेड रेंजर हूँ, बताओ तुम्हें क्या कहना है। डी तुरंत ही अपने बैग में हाथ डालते हुए वो चाकू निकाल कर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में यूमिको बात बता देती है कि ये रेड रेंजर नहीं बल्कि रेड रेंजर बनना चाहता है, लेकिन अभी इसे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब यहाँ पर वो लड़का आगे आकर डी से पूछने लगता है कि अगर वो रेड रेंजर होता तो क्या करने वाला था और उसने अपने बैग में हाथ क्यों डाला। अब यहाँ डी घबरा गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी यूमिको कहते हैं कि वो बस यहाँ पर लेटर देने के लिए आया है और इसके बाद डी वो लेटर निकालता है। यूमिको उस लेटर को लेकर उस लड़के को दे देती है और कहती है कि अब जब रेड रेंजर आए तो उसे ये दे देना। अब यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आता यूमिको, तुम येलो क्रिम्सन में क्यों ज्वाइन हुई हो, तुम्हें तो रेड क्रिम्सन में ज्वाइन होना चाहिए, तुम रेड रेंजर बनकर फेमस हो सकती हो। येलो रेंजर बनने में कोई फायदा नहीं, उसका काम सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, जबकि रेड रेंजर मेन काम करता है, वो मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं और सिर्फ मॉन्स्टर को खत्म करने में ही मजा आता है। ये सुनकर अभी डी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर वो लड़का डी का मजाक उड़ाने लगता है। डी का मतलब मॉन्स्टर का नहीं बल्कि साकुरामा का, क्योंकि अभी डी साकुरामा बना है। वो यहाँ पर कह रहा था कि कलरलेस क्रिम्सन सबसे बेकार है, असल में साकुरामा कलरलेस क्रिम्सन में है और ये चीज हम पहले देख चुके थे। वो लोगों की मदद कर रहा था जब मॉन्स्टर हमला कर रहे थे, अभी कोई भी क्रिम्सन नहीं मिले है। अब यहाँ पर वो लड़का अपनी हद पार करे इससे पहले यूमिको टॉपिक चेंज करते हुए डी को वहाँ से ले जाती है। अब लौटते वक्त डी यहाँ पर एक पोस्टर देखता है जिसके ऊपर रेड रेंजर का फेस बना हुआ था। डी ने यहाँ पर रेड रेंजर को पहली बार देखा था, लेकिन देखते ही वो समझ गया था कि यही रेड रेंजर है। अब उसी दौरान रेड रेंजर वहाँ पर आता है। डी उसे देखकर हैरान था, वो वैसे का वैसा ही फ्रीज हो चुका था, लेकिन फिर यूमिको उसे हिलाती है और रेड रेंजर से कहते हैं कि इसने पहली बार अपने आइडल को देखा है, इस वजह से ये थोड़ा सा हैरान है। इसके बाद अब यूमिको फिर से उसे ले जाने लगी थी, लेकिन डी रुककर रेड रेंजर की तारीफ करने लगता है उन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। साथ ही वो कहता है कि वो मॉन्स्टर इतने बेवकूफ हैं, वो हर बार फिर से आ जाते हैं। डी ऐसा इसलिए कह रहा था जिससे कि रेड रेंजर कुछ गलत ना सोचे और वो रेड रेंजर के बारे में थोड़ा और समझ सके। हालांकि रेड रेंजर कहता है हाँ बस तुमने बहुत तारीफ कर ली, और इसके बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब यूमिको और डी भी दोनों वहाँ बाहर आ गए थे। यहाँ आने के बाद डी यूमिको से कह रहा था कि वो रेड रेंजर को देखकर बहुत घबरा गया था, जिस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे जा रहा है। अब यूमिको कहते है कि क्या तुम वो चाकू मुझे दिखा सकते हो, जिसके बाद हमारा बेवकूफ डी तुरंत ही अपने बैग में से उस चाकू को निकालता है और यूमिको को दे देता है। वो ये चीज भूल चुका था कि यूमिको को तो इस चीज के बारे में पता भी नहीं होना चाहिए। तभी अचानक से यूमिको उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद डी अब अपने असली रूप में यानी कि मॉन्स्टर डी के फॉर्म में आ चुका था, जहाँ वो कोशिश करता है यूमिको को हरा सके, लेकिन यूमिको हर बार उसे हराती जा रही थी। यूमिको कहती है कि वो जानती है कि डी को रेड रेंजर से बदला लेना था, लेकिन अगर वो गलती से वहाँ पर रेड रेंजर पर हमला कर देता तो डी हमेशा के लिए मारा जा सकता था और वो बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहा था। डी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर यूमिको ये सब जानती थी तो उसने वहीं सभी को ये बात क्यों नहीं बताई। यूमिको बताते ही शुरू से ये बात जानती है और उसने हर एक चीज नोटिस की थी और हर बार डी को बचाने की कोशिश की थी। वो बताते हैं कि वो खुद रेंजर्स की दुश्मन है और अगर डी सच में उन्हें खत्म करना चाहता है तो वो इसमें डी की मदद कर सकती है, वो इसलिए उसे ट्रेन करेगी, लेकिन इसके बदले डी को सभी रेंजर्स को खत्म करना होगा। अब डी कुछ भी कहे इससे पहले ही वहाँ पर असली वाला साकुरामा आ जाता है। डी ने तुरंत ही अपने आप को एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। यहाँ पर साकुरामा आकर बताता है कि आज संडे नहीं है, लेकिन फिर भी सिटी में एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, ना जाने वो यहाँ पर क्या करने आया है, लेकिन रेंजर उसी पर हमला करने के लिए जाने वाले हैं। शायद रेड रेंजर वहाँ पर पहुंच चुका होगा। ये सुनकर डी को समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। जब यूमिको मुड़ती है तो वहाँ पर डी नहीं था, क्योंकि वो गायब हो चुका था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर वहाँ अपीयर हुआ था
वो फाइटर एफ था, वो असल में डी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। लेकिन अब तभी वहाँ पर सारे रेड रेंजर्स आ गए थे। सारे रेड रेंजर्स से मतलब वो सभी जो कि डी को रेड ग्रिम्सन में मिले थे। यहाँ पर आने के बाद वो अभी फाइटर एफ पर हमला कर रहे थे। वो उसे कई बार हराते हैं, लेकिन मॉन्स्टर इमोर्टल है, इस वजह से बार बार इमोर्टल एफ ठीक हो जा रहा था। वो अपने दोस्त के लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। तभी वहाँ पर रेड रेंजर आता है और कहता है कि तुम अच्छी तरह से नहीं मानने वाले, तुम कई बार मर चुके हो, लेकिन आज तुम सच में मरने वाले हो। इतना कहते हुए वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को निकालता है, जिसके हमले के बाद फाइटर एफ हमेशा के लिए मारा जाएगा। वैसे अब यहाँ पर डीबी पहुंच चुका था और वो भीड़ में खड़ा होकर अभी फाइटर एफ को देख रहा था। यहाँ पर रेड रेंजर अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करते हुए अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उस टेक्निक की वजह से कई सारे गोल्डन ड्रैगन टाइप के क्रिएचर हमें देखते हैं, जो कि अभी सीधा फाइटर एफ पर हमला कर रहे थे। फाइटर एफ समझ चुका था कि अब उसका अंत नजदीक है, लेकिन वो घबराया नहीं था। वो सोचता है कि एक दिन तो ये होना ही था, अच्छा है कि ये आज ही हो जाए। वो डी के बारे में सोच रहा था कि आखिर ना जाने वो अभी क्या कर रहा होगा। वो सोचता है कि काश वो यहाँ पर होता, जिससे कि वो उससे माफी मांग सकता। तभी रेड रेंजर का वो अटैक यहाँ फाइटर एफ को लग जाता है और फाइटर एफ डी से सॉरी कहते हुए चिल्लाता है। लेकिन इसी के साथ फाइटर एफ की पूरी बॉडी जल चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी, जो कि डी से माफी मांग रही थी। और फाइटर एफ कह रहा था कि हमने 13 साल तक जो कुछ किया वो किसी काम का नहीं था, काश हम शुरुआत में ही मारे जाते। डी ये सब चीज सुन रहा था और अपने दोस्त की डेथ पर बहुत ज्यादा उदास था, लेकिन अब उसे बदला लेने का बहुत ज्यादा बड़ा रीजन मिल चुका था। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको लगता है कि इस कहानी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम इसे आगे कंटिन्यू जरूर करेंगे।